हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स का जो स्ट्रक्चरल या कह सकते हैं एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर की डिस्कस करने वाले हैं कि जो बीपी है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं और उसमें क्या-क्या जो वेरिएशंस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जो एक्सचेंज ज़ोन होता है दैट मीन जो टिश्यू लेवल पर जब ब्लड और टिश्यूज़ के सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है उसके बारे में डिस्कशन होगा। कौन-कौन सी वेरियस टाइप ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं जनरली जो हमारे सिलेबस में या नीट एग्ज़ाम में इंक्लूडेड होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए लेट्स डाइव डीप इंटू आवर टॉपिक। ये जनरल चीज़ें जो मुझे पढ़ानी है आप लोगों को आज, उसमें से एक तो है आपका ब्लड वेसल्स के बारे में, देन मैकेनिक ऑक्सिलरी जिसमें कि हम लोग ब्लड कैपिलरी के बारे में पढ़ेंगे, ईसीजीस के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एक और सिस्टम यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं और वो सिस्टम जो हम ऐड करने वाले हैं वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक नॉर्मल लूप ये दिया गया है जहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स जाता है, देन बैक फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एओर्टा के थ्रू और आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में वो सर्कुलेट होता है, जिसको हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन के केस में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर ब्लड वेसल्स के बारे में। देखिए, देयर आर टू मेजर ब्लड वेसल्स, दोज आर अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट एंड मीटिंग टू द हार्ट, आर टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर ब्रिंगिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। तो यहाँ पर दो जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स में एक ब्लड वेसल होती है अपने पास क्या, आर्टरी। तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब इसमें यह याद रखना, जो ए लेटर है उस ए लेटर से हम एक वर्ड बना सकते हैं अवे, दैट मीन दिस ए स्टैंड्स फॉर अवे। और ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए मींस अवे फ्रॉम हार्ट। तो ऐसी जो ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल्स को हम लोग आर्टरीज के नाम से जानते हैं। इनको हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं। द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर नोन एज आर्टरीज। और इसके बाद वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लाने का काम करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेन्स। ओके, लेट अस सी द फीचर थिक मस्कुलर वॉल टू विदस्टैंड हाई पंपिंग प्रेशर। जिस समय ब्लड को हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है तो उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एक हाई फोर्स या कह सकते हैं हाई प्रेशर अप्लाई होता है। और वो जो हाई प्रेशर अप्लाई हुआ है उस हाई प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि जब वो ब्लड उन ब्लड वेसल्स में जाए तो उन ब्लड वेसल्स की थिकनेस इतनी हो कि वो उस हाई प्रेशर को इजिली अफोर्ड कर पाए, टोलरेट कर पाए या उसके साथ विथस्टैंड कर पाए। क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, दैट इज वाई जो आर्टरीज होती हैं वो नॉन कोलैप्सिबल होती हैं, मतलब उनकी वॉल कोलैप्स नहीं होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती है। जबकि जो वेन्स होती हैं, वेन्स आर द काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच आर ब्रिंगिंग बैक ब्लड टू हार्ट। और वहां पर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है और दैट इज भाई यहाँ पर जो मसल्स का अमाउंट है वो कंपैरेटिवली कम होगा। और चूंकि मसल अमाउंट कंपैरेटिवली कम है बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो वेन्स होती हैं वो कोलैप्सिबल होती हैं। अब वो आर्टरी हो या वेन हो, चाहे वो आर्टरी है या वेन है, इन दोनों के केस में जो हिस्टोलॉजिकल कंडीशंस है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो दोनों की सेम होती हैं, वेदर इट इज आर्टरी और द वेन। तीनों में जो तीन ही लेयर होती हैं, जैसे यहां पर हम देखेंगे तो आउटर मोस्ट टूनिका एक्सटर्ना यहां पर प्रेजेंट है और टूनिका एक्सटर्ना यहां पर भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ अगर हम इन दोनों का हिस्टोलॉजिकल कंपोजिशन भी देखें तो दोनों में हिस्टोलॉजिकल कंपोजिशन भी सेम है, जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू खास करके यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर विद इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं।
दोनों में सेम है, चाहे वो आर्टरी हो या वो वेन हो। यहां पर भी अगर देखें तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक टिश्यू फाइबर्स, व्हाइल इन केस ऑफ वेन द ट्यूनिका एक्सटर्ना आल्सो कंटेन द कोलेजन फाइबर्स एंड द इलास्टिक फाइबर। हाँ, ये जरूर है कि जो कोलेजन फाइबर का प्रोपोर्शन होता है वो इलास्टिक फाइबर के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ज्यादा जरूरी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है टूनिका मीडिया, और इस टूनिका मीडिया के लेवल पर देखें तो यहां पर प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल दोनों में सेम है, दैट मीन नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर भी देखें तो नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल प्रेजेंट है, साथ ही साथ इन दोनों में इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर दोस्तों, दोनों के केस में जो हिस्टोलॉजिकल कंडीशन, चाहे वो एक्सटर्ना की बात करें या हम टूनिका मीडिया की बात करें, दोनों में सेम है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो आर्टरीज होती है इसका जो टूनिका मीडिया है यहां पर ये कंपेरेटिवली थिक होती है, यहां पर कंपेरेटिवली थिकनेस है, बट उतना थिकनेस नहीं है जितना कि इन केस ऑफ आर्टरी में पाई जाती है। मीन्स द थिकनेस ऑफ टूनिका मीडिया इन केस ऑफ आर्टरी क्या है, मोर है, मोर थिकेंड है, जबकि यहां जो थिकनेस है वो कंपेयर टू आर्टरीज कम होती है, क्योंकि मसल का अमाउंट ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आर्टरीज का ल्यूमेन होता है वो वेन के कंपेरेटिवली नैरो हो जाता है। डन। इसके बाद आती है इनर मोस्ट लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है टूनिका इंटमा या टूनिका इंटरना कहलाती है, और टूनिका इंटरना जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमेशा सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम, और ये एंडोथेलियम स्क्वैमस सेल्स की बनी है। इट प्रोवाइड्स अ वेरी स्मूथ सरफेस फॉर द रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दिस ब्लड वेसल्स। तो ओवरऑल एज ए समरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये देखते हैं कि आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स दोनों में जो हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोलॉजिकल कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, बशर्ते आर्टरी के केस में जो टूनिका मीडिया होता है, यहाँ पर स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, वो कंपेरेटिवली यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टडी आर्टरीज डायरेक्शन अवे फ्रॉम द हार्ट एंड ये टुवर्ड द हार्ट। ओके, और जो कैपिलरीज होती है वो इन दोनों को कनेक्ट करती, मींस इधर से आर्टरी ब्लड लेके जाएगी और वेन वापस लेके आएगी, तो दोनों के बीच में यहां पर एक ऐसा एक एसोसिएशन बनता है टिश्यू लेवल पर, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस जो होगा वो न्यूट्रिएंट होगा वो सब आसानी से बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज हो पाए। ब्लड टाइप यहां पर प्योर ब्लड। देखिए, आर्टरीज के केस में और वेन के केस में ब्लड का भी नेचर अलग है, लेकिन वो विद एक्सेप्शन है। आर्टरी और वेन को अगर हमें डिफाइन करना है तो सबसे पहले जो प्राइमरी कह सकते हैं एक्सक्लूसिव फीचर फॉर आर्टरी और वेन होगा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लड बीइंग कैरीड बाय देम, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन क्या है। कोई भी ऐसी ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट वो क्या है, आर्टरी है, और कोई भी ब्लड वेसल दैट टेक ब्लड टुवर्ड द हार्ट वो वेन है। क्योंकि अगर हम नेचर ऑफ ब्लड के बेसिस पर, ब्लड टाइप के बेसिस पर यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस आते हैं। दैट मीन ये ऐसा फीचर है जहां पर हम एक्सेप्शन ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लिखना पड़ेगा जनरली। तो जनरली जो आर्टरीज होती हैं इनका काम होता है टू कैरी दी ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि वेन्स ऑक्सीजन लेस या ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड को कैरी करती है। तो अब आया एक्सेप्शन, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड, वो दैट कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दी लेस ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड कैरी करती है, और वहीं जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और कैपिलरी के लेवल पर मिक्स कंडीशंस आ जाती है। प्रेशर देखें तो आर्टरी के लेवल पर हाई रहेगा, क्योंकि आर्टरी के में उस समय ब्लड जाता है जिस समय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अनडोटली वहां पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, जबकि वेन्स आर द ब्लड वेसल दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन एंड ड्रेन बैक टू दी हार्ट, मींस डायस्टोलिक फेज के टाइम पे आता है, तो वेन के लेवल पर जो प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। और सबसे ज्यादा जो लो प्रेशर होता है वो कैपिलरी पर। देखो, कैपिलरी के बारे में भी अभी कुछ और आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में।
ल्यूमेन का साइज आर्टरी का नैरो है, यहाँ पर वाइड होगा, ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। वाल्व्स आर्टरी के केस में absent मिलेंगे क्योंकि यहाँ जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से होता है तो रिवर्ट बैक होने के चांसेस नहीं है। वेन के केस में जो ब्लड का फ्लो होता है वो लो प्रेशर में होता है तो वो रिवर्ट बैक हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और वाल्व इन केस ऑफ कैपिलरी भी absent होते हैं। तो ये वेन और आर्टरी का हमारा एक बेसिक डिस्कशन हो गया, और इन वेन और आर्टरी के बीच में स्ट्रक्चर आती है वो क्या आती है, कैपिलरी है। देखिए, हियर दिस इज द आर्टरी, दिस आर्टरी इज ब्रिंगिंग ब्लड टू द टिश्यूज एंड द वेन टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द टिश्यू। ये इधर ब्लड लेके जा रही, बाहर लेके जा रही। तो अगर ब्लड आया और चला गया तो फिर टिश्यू को क्या मिलेगा? तो जिस समय कोई भी आर्टरी ब्लड ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट लोडेड ब्लड को लेकर के किसी ऑर्गन पे पहुंचती है तो वहां पर सबसे पहले वो डिवाइड होती हैं आर्टेरियोल्स में, और आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड इनटू कैपिलरी। डन। अब ये होता है कैपिलरी बेड। ये जो हम पूरा देख रहे हैं, दिस वन इज कैपिलरी बेड। ये पूरा का पूरा कैपिलरी बेड है। इस कैपिलरी बेड में अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो कैपिलरी बेड होता है, इसके लेवल पर, कैपिलरी बेड के लेवल पर क्या होगा, सरफेस एरिया हाई मिलेगा। और अगर सरफेस एरिया हाई मिलेगा तो यहां पर जो बीपी होगा वो कम होगा, साथ ही साथ जो ब्लड की स्पीड होगी, ब्लड फ्लो का जो यहां पर स्पीड होगा वो भी कम मिलेगा। अब हाई सरफेस एरिया, लो बीपी एंड लो स्पीड यहां सपोर्ट क्या करता है, ये तीन के तीनों चीजें, ये जो तीन की तीनों चीजें हैं, दे सपोर्ट these support what, efficient exchange of materials between blood and tissue cells। मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन जो न्यूट्रिएंट आए हुए हैं वो इजीली ब्लड से डिफ्यूज होकर के टिश्यू सेल्स तक पहुंच जाते हैं, और टिश्यू के द्वारा जो भी जनरेटेड वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो टिश्यू सेल्स से डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कैपिलरीज, तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड blood vessels have made up of only single layer of cells, that is squamous epithelium, and at the level of capillary there is high surface area, okay, low blood pressure and low blood speed। this provide, that mean ये तीन के तीनों feature provide efficient surface area कह सकते हैं, this area provides efficient exchange of new materials between the cells and the tissues। बाई चांस अगर ये कहीं थिक वॉल्ड होती है, जैसे लाइक आर्टेरियोल होती या वेन्यूल होती या वेन आर्टरी होती, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो, या एक्सचेंज ऑफ जो अदर मटेरियल होता है बिटवीन ब्लड एंड दी बॉडी सेल्स होता है, वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और जो डिफ्यूजन होता है उसकी रेट कह सकते हैं डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन बाउंड्री। जो डिफ्यूजन बाउंड्री बनती है उसकी थिकनेस अगर बढ़ती चली जाती है तो डिफ्यूजन की जो रेट होगी वो स्लो हो जाएगी, और टिश्यू सेल्स पर एफिशिएंट एक्सचेंज मटेरियल करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हो जिनके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है वो थिन वॉल्ड होनी चाहिए। तो दैट इज व्हाई कैपिलरीज आर सिंगल सेल्ड ब्लड वेसल्स मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल एंडोथेलियम का बना हुआ होगा, सरफेस एरिया हाई होगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पर कम मिलेगा, और स्पीड ब्लड की कम होगी, मतलब स्लोली पास करेगा। द ओनली वेसल्स पोजेसिंग ओनली ट्यूनिका इंटरना sorry, they are flat squamous endothelium cells from the highly permeable perforated barrier allow the rapid exchange of gases, nutrient and hormones। आगे बात करते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ईसीजी की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां देखते हो कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ से कुछ एक मशीन जुड़ी होती है बॉडी पार्ट से, और वो मशीन के साथ में कुछ ऐसी ऐसी लाइनें आती रहती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में डिफरेंस है। जो हमें प्रिंटेड
शीट मिलती है जहां पर वैसे सी लाइनें ऊपर नीचे दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या याद है क्या? मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और जो हमें प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो चीजें मिलती हैं उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। किसी भी पर्सन का जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो बेसिकली कुछ वेव्स का बना होता है, उसमें वेव्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पी, क्यू, आर, एस एंड ये टी वेव होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बेसिकली दोस्तों जो हार्ट के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एनालिसिस होता है। सॉरी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। यहां पर जो हार्ट के लेवल पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही स्टडी करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एनालिसिस करते हैं। देखिए, मींस जो हार्ट के लेवल पर जो कंडक्शन सिस्टम होता है, जो उसमें एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, उस एक्शन पोटेंशियल की लोकेशन हार्ट के किस चेंबर में कहां कहां पर प्रेजेंट है, उसको स्टडी करने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बट दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फर्दर इंटरप्रेटेड along with the mechanical activity taking place in the different chambers of heart means, देखिए ये जो पीक्यू वेव्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि द इम्पल्स का लोकेशन कि हार्ट के किस किस चेंबर में, हार्ट के किस किस पोर्शन पे कहां कहां पर कब इम्पल्स पहुंचता है। बट एट द सेम टाइम उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर मतलब वहां पर एक्शन पोटेंशियल है, तो अगर उस चेंबर में, उस चेंबर के मायोकार्डियम के लेवल पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, तो डेफिनेटली फिर वो चेंबर मैकेनिकल एक्टिविटी में जाएगा, और जिस समय वहां पर एक्शन पोटेंशियल होगा तो एट दैट टाइम वो जो चेंबर होगा उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब सिस्टोल होगा। ये जो फेज है बेसिकली यहां पर हम क्या एनालिसिस करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं यहां पर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की इवेंट। और मेनली यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये डिपोलराइजेशन इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो पी वेव है, दिस पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन, ये स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एट्रियल डिपोलराइजेशन होगा तो देन देयर इज एट्रियल सिस्टोल। मैंने कहा अगर किसी भी चेंबर पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म्स ऑफ डिपोलराइजेशन के फॉर्म में है, तो वो चेंबर भी उस समय मैकेनिकली उसमें एक्टिविटी होगी, और जो मैकेनिकल एक्टिविटी होगी वो मैकेनिकल एक्टिविटी होगी कॉन्ट्रैक्शन की, सिस्टोल की हुई। तो पी वेव इज अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ओके, एंड दिस रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब अगर एट्रिया के लिए मायोकार्डियल, जो एट्रियल मायोकार्डियल है उसका डिपोलराइजेशन हो रहा है, और जब इस एट्रियल मायोकार्डियल का डिपोलराइजेशन होगा तो इस स्टेज पर जो बोथ ऑफ एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट स्टेटेड कि दिस इज द एट्रियल सिस्टोल, ये एट्रियल सिस्टोल की स्टेज। एंड नेक्स्ट आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बेटा जी स्टार्ट फ्रॉम डाउनवर्ड एंड अपराइट, ऊपर जाएगा एंड देन रिटर्न बैक टू द एस फेज। तो ये क्यूआरएस से जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका है रैपिड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। मींस इस स्टेज पर जो एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल होता है वो कहां पर परकिंजे फाइबर तक पहुंच जाता है, और बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स आर डिपोलराइज स्टेट। और जिस समय दोनों के दोनों वेंट्रिकल डिपोलराइज स्टेट में होंगे उस समय वहां पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। डन। एंड देन आफ्टर टी वेव डोम शेप होती है दैट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मींस यहां पर वेंट्रिकल का जो एक्शन पोटेंशियल है धीरे धीरे वो डाउन होना शुरू हो जाएगा एंड वेंट्रिकल्स ग्रेजुअली कम इन रिपोलराइजेशन फेज। So once again we are going for making summary of this slide. P wave is small upward deflection है, it represent the atrial depolarization, और इस स्टेट में atrial systole होता है। Then after the action potential travel to the myocardium of the ventricle that bring about ventricular depolarization, means यहाँ पर ventricular
सिस्टोल होगा। ये फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गई। एंड द टी वेव इज अनदर अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, डोम शेप होती है, और जिसका काम है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मींस वेंट्रिकल्स आर रिटर्निंग बैक टू रेस्टिंग स्टेट और डायस्टोलिक फेज। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट किया गया, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन एट्रियल रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाया गया है। लेकिन याद रखिएगा, अगर एट्रिया के बाद के वेंट्रिकल के चेंबर में अगर डिपोलराइजेशन है तो अनडाउटेडली इस बिहाइंड ऑफ दिस स्टेज, जहां पर जैसे इस स्टेज में ये शो कर रहा है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, तो अनडाउटेडली अगर इसके पहले की फेज देखी जाए कि जिस समय वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन है तो वहां पर एट्रिया में क्या हो रहा होगा, रिपोलराइजेशन हो रहा होगा, लेकिन यहां पर रिपोलराइजेशन की इवेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। दूसरी चीज, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मींस अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को काउंट कर ले, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पर मिनट, तो ये किसके बराबर होगा, हार्ट बीट पर मिनट के बराबर हो, क्योंकि हार्ट बीट भी हम उसी समय फील करते हैं जिस समय वेंट्रिकुलर क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। कुछ हम गैप्स की बात करते हैं, जैसे यहां से लेकर के ये पी क्यूब इंटरवल है। पी क्यूब इंटरवल किस चीज को डिनोट करता है, द कंडक्शन टाइम फॉर द एट्रियल एक्साइटेशन, द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन, मींस जो पी क्यूब इंटरवल है यहां से लेकर के ये यहां तक का ये जो टाइम है इसको पी क्यूब इंटरवल बोलते हैं। और ये जो पी क्यूब इंटरवल है, इस पी क्यूब इंटरवल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे नोड से वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में पहुंचता है। और अगर पीक्यू इंटरवल लेंथन हो जाए, दैट मींस का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो ये रिप्रेजेंट द रूमेटिक फीवर और द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मींस अगर किसी पर्सन के हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या उसको रूमेटिक फीवर के कारण कुछ जो हार्ट के वॉल्व है उनमें कोई प्रॉब्लम आई है, तो उस टाइम पर पीक्यू इंटरवल लेंथेंस हो जाता है। मींस बाय स्टडिंग द शेप ऑफ द वेव्स एंड आल्सो द डिफरेंट सेगमेंट बिटवीन द वेव्स के बीच में को का हम एनालिसिस करके हम किसी भी पर्सन के हार्ट में होने वाली किन्हीं कुछ टाइप के डिसऑर्डर्स का भी पता कर सकते हैं। जैसे जो पीक्यू इंटरवल होता है, इस लेंथन दैट मींस का जो ड्यूरेशन बढ़ जाता है ड्यूरिंग कहां पर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, उस टाइम पे बढ़ जाएगा, या रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर्स होती है उनके केस में बढ़ जाएगा। एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट मतलब यहां से स्टार्ट हुआ या टी सेगमेंट तक आया, एसटी सेगमेंट होता है। और ये जो एसटी सेगमेंट होता है वेयर द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन फायर फुली डिपोलराइज एलिवेटेड इन एक्यूट मायोकार्डियम, मींस अगर एसटी सेगमेंट ये वाला जो जोन है ये अपने लेवल से थोड़ा क्या हो जाए, ऊपर हमें दिखाई दे, और अगर ये ऊपर दिखाई दे रहा है दैट मीन ये अपनी पोजीशन से ऊपर आ चुका है, तो इन दिस सिचुएशन इट इज शोइंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ काइंड ऑफ कंडीशन व्हेन the large amount of cardiac muscle in particular location in the ventricular musculature क्या होता है, वो डेथ हो जाता है, डेड हो जाता है। This QT interval start from ventricular depolarization to the end of repolarization lengthened by myocardial damage or ischemia। एक चीज और है, अगर ये टी सेगमेंट, जैसे टी आप वेव देखते हैं ना, हम आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टी वेव हियर, अगर ये जो टी वेव है, टी वेव अगर नीचे आ जाए तो यहां का मीनिंग होता है कि कार्डियक muscles get insufficient ऑक्सीजन, मीन्स अगर टी जो वेव है वो अपनी अप पोजीशन से नीचे आ जाता है, जो उसकी आइडियल पोजीशन अगर उससे वो नीचे आ जाता है, तो मीन डाउनवर्ड अगर टी वेव है तो दिस डाउनवर्ड टी वेव रिप्रेजेंट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू कार्डियक मसल। और बाई चांस ये टी वेव अपनी पोजीशन से ऊपर चली जाए तो अपवर्ड जो टी वेव हो जाएगा, दैट मीन अपनी पोजीशन से ऊपर गया है, तो इस अपवर्ड टी वेव वाली कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इससे अपवर्ड टी वेव रिप्रेजेंट दी हाई पोटेशियम, जिसको हम हाइपर कैलीमिया के नाम से भी जानते हैं।
तो बाय स्टडीइंग द शेप ऑफ द वेव्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द वेव या सेगमेंट बिटवीन द वेव्स और द इंटरवल जो होते हैं, इनको हम एनालिसिस करके किसी पर्सन के हार्ट में होने वाले कुछ इरेगुलरिटीज का भी आसानी से पता कर सकते हैं। और दैट इज वाई ईसीजी इसीलिए डेवलप किया गया था कि अगर किसी पर्सन के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो किस टाइप की प्रॉब्लम है, वो कब एराइज होती है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम ईसीजी का यूज करते हैं। Here we have blood pressure measurement. Blood pressure, the pressure by which the blood is pumped. But how it is felt? Whenever the blood is pumped into blood vessels, arteries, with the help by the contraction of ventricle at that time, the pressure applied on the these blood vessels, जो arteries होती है उनकी wall पे blood के द्वारा एक pressure apply होता है, तो the pressure applied by blood on the wall of blood vessels is called as blood pressure, and it is measured by the instrument known as sphygmomanometer. तो स्फिग्मोग्राफ से पल्स लेते हैं। पल्स इज फिजिकली फेल्ट द रेडियल रिस्ट और द कैरोटिड आर्टरी इन द नेक रीजन पे पाई जाती है। अब जो ब्लड प्रेशर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर द टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज felt on the wall of blood vessel or applied by the blood on the wall of blood vessel at the time of ventricular systole, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो 120 mmHg ऑफ अ हेल्दी पर्सन होता है। वाइल जिस समय हार्ट हमारा डायस्टोलिक फेज में होता है, ज्वाइंट डायस्टोल की जो फेज होती है, उस ज्वाइंट डायस्टोल की फेज में या रिलैक्स स्टेट में जिसमें हार्ट की फीलिंग चल रही होती है, उस समय अगर हम प्रेशर मेजर करते हैं तो वैल्यू आती है कितना, 80 mmHg आती है। और इन दोनों के प्रेशर को डिफरेंस को निकाल उसको हम लोग बोलते हैं पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर मींस इतना प्रेशर ब्लड वेसल्स के लेवल पर बना रहेगा। नेक्स्ट पोर्टल सर्कुलेशन। देखिए अगर हम एक बेसिक चीज देखें तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन में जो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो नॉर्मली ऑर्गन से डायरेक्टली कहाँ पहुंचता है, हार्ट में पहुंचता है, कैरिड बाय दी डिफरेंट टाइप ऑफ वेन्स। जैसे अगर हम बात करें हैंड की बात करें, लेग्स की बात करें, ठीक है, या और किसी दूसरे और कुछ ऑर्गन की बात करें, तो वहां जो ब्लड होगा, तो जो इस हैंड का ब्लड है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना के बस होते हुए कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाए। सिमिलरली जो लेग का ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रूल होता है कि हार्ट टू आर्टरी, आर्टरी टू ऑर्गन विद कैपिलरी एंड देन वेन बैक टू दी हार्ट, ये एक स्टैंडर्ड रूल होता है। लेकिन जब इस स्टैंडर्ड रूल को बाईपास कर दिया जाए, अब बाईपास अगर कर दिया जाए तो वो जो बाईपास का सिस्टम है उसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, पर्सन सिटिंग इन दिल्ली विलिंग टू गो टू, इन्हें कह सकते हैं सिटी, लाइक यू कैन से मुंबई जाना चाहता है, ठीक है। अब दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट ट्रेन है, वो वैसे वहां जा सकता है, या फिर वो पहले दिल्ली से कहाँ जाए, हैदराबाद, और हैदराबाद से मुंबई आए। तो जब दिल्ली से डायरेक्टली ट्रेन के थ्रू मुंबई गया तो उसका नॉर्मल एक स्टैंडर्ड रूट आ गया। लेकिन अगर वही पर्सन पहले हैदराबाद जाए और हैदराबाद से आकर के यहाँ पर जाए तो कहाँ पहुंचे, वो मुंबई पहुंचे, तो वो हो जाएगा काइंड ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। तो द टाइप ऑफ सर्कुलेशन व्हेन ब्लड, ओके, फ्रॉम एन ऑर्गन पासिंग थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन देन रीचिंग टू द हार्ट। बेसिकली यहां पर क्या है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे कुछ कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज फ्यूज होकर के वेन बनाती हैं और आगे जब किसी इंटरमीडिएट ऑर्गन में पहुंचती हैं तो वहां पर दोबारा से वो कैपिलरी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के अगेन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं। मींस हिपैटिक पोर्टल, सॉरी, जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो पोर्टल सर्कुलेशन काइंड ऑफ सर्कुलेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरी फ्रॉम वन ऑर्गन एंड आल्सो रिटर्निंग बैक टू दी कैपिलरी लेवल पर। कैपिलरी से स्टार्ट हुआ और कैपिलरी पर ही खत्म हुआ। जैसे कि यहां पर मैंने जो एग्जांपल आपको देने की कोशिश किया है वो क्या दिया है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। Hepatic portal circulation, the kind of circulation when blood collected from intestine, I am talking about NCERT line, NCERT में intestine वर्ड यूज किया गया, अदरवाइज गट यहां पर आ गया। और गट में कौन कौन से, स्टोमक, स्प्लीन, ये दोनों, स्टोमक इंटेस्टाइन दोनों आ गए। इसके अलावा स्प्लीन हो गया, पेंक्रियाज है यहां से। तो यहाँ की जो कैपिलरी सिस्टम्स होते हैं, ऑल दीज कैपिलरी सिस्टम फ्यूज टुगेदर and result in the formation of a vein known as hepatic portal vein. Since blood is passing through the
लीवर, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहां पर जो वेन का नाम रखा गया वो क्या रखा गया, हिपैटिक पोर्टल वेन का नाम दिया गया है। किसी भी इंटरमीडिएट ऑर्गन से अगर वो गुजरेगी तो वहां पर जो ब्लड वेसल का नाम होगा, ब्लड वेसल का जो नाम होगा, जो ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके उस इंटरमीडिएट ऑर्गन तक लाती है, तो वहां पर हम उस ऑर्गन का यूज करते हैं। जैसे वर्ड यूज कर दिया रीनल पोर्टल सर्कुलेशन मींस, अब इस केस पर मान लीजिए हाइंड लिम्ब केस ऑफ एम्फीबियन, तो एम्फीबियन के जो हाइंड लिम्स हैं उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के थ्रू घूमते हुए हार्ट तक पहुंचता है, तो वहां जो वेन यूज होगी वो होगी रीनल हिपैट, हम रीनल वेन का यूज करते हैं, रीनल पोर्टल वेन यूज कर देंगे। तो यहां पर जो ब्लड है फ्रॉम गट दैट इज इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्प्लीन की जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो आपस में फ्यूज होकर के एक कॉमन वेन बनाती है, जिस वेन का नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। एंड नाउ दिस हिपैटिक पोर्टल वेन रीचिंग इनटू लीवर वेयर अगेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज, एंड नाउ दिस कैपिलरीज में से जो चीजें लीवर की सेल्स में स्टोर होती हैं वो स्टोर होकर के चली जाएंगी, और लीवर ने जो कुछ वेस्टेज बनाया है वो ब्लड में ऐड ऑन कर देगा, एंड देन आफ्टर फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस हिपैटिक वेन द ब्लड रीच बैक टू हार्ट। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं तो जो हमारा गट है, गट में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वहां पर जो फूड एब्जॉर्ब होता है, तो ब्लड लोडेड जो फूड हुआ इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, और इसके बाद में वो जो ब्लड होगा, जो फूड जो एब्जॉर्ब करके ला रहा है, वो अगर डायरेक्टली बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाए तो बॉडी में फिर हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि जब रिजर्व फूड मटेरियल होगा इसलिए नहीं क्योंकि उसका स्टोरेज कहाँ होगा, तो जो लीवर है वो एक मेजर स्टोरेज ऑर्गन है, तो जो गट में ब्लड ने फूड एब्जॉर्ब किया हुआ है उस एब्जॉर्ब फूड को वो लाता है इंटरमीडिएट ऑर्गन दैट इज लीवर लाता है। एंड इन लीवर में क्या होगा, जो वेन आई हुई दैट इज हिपैटिक पोर्टल जो वेन आई हुई है, वो हिपैटिक पोर्टल जो वेन होगी वो अगेन कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी। अब वहां पर लीवर के लेवल पर जो कैपिलरी बेड होगा और जो हिपैटोसाइट्स होंगे उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, एंड फाइनली ऑल द कैपिलरीज फ्यूज टुगेदर resulting in the formation of hepatic vein which take back blood from heart, the blood from these organs and blood from the liver itself, वो पूरा का पूरा कहां पहुंचाएगा, वो हार्ट में पहुंचा देगा। डन। तो इन केस ऑफ hepatic portal vein blood is diverted through the liver before returning टू दी हार्ट, हार्ट में डायरेक्टली पहुंचने से पहले हार्ट लीवर से होकर के पास होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब फंक्शंस क्या है, ये क्यों बॉडी में प्रेजेंट है, तो ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक रूट डायरेक्टली टू द लीवर क्यों गया, रीजन वही बताया कि जो इंटेस्टाइन है वहां पर फूड एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो ब्लड फूड लोडेड जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली अगर ऑर्गन में जाएगा तो स्टोरेज ऑर्गन बाईपास हो जाएगा, और अगर स्टोरेज ऑर्गन बाईपास हो जाएगा तो जो बॉडी में रिजर्व फूड हमारी बॉडी में स्टोर होने का जो साइट है वो वहां पर फूड का स्टोरेज नहीं होगा। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है कहीं पर, जैसे मान लो टाइमली फूड नहीं मिल पाता है, तो उस समय हमारी बॉडी में जो रिजर्व फूड होता है वो दोबारा से रीयूज होना शुरू होता है, तो वो फिर रिजर्व फूड बॉडी में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। वेरी क्लियर। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अनदर टाइप ऑफ सिस्टम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो होता है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। ध्यान देंगे जरा कि जो ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू किसी टिश्यू में पहुंचा है, तो वहां पर वो कैपिलरी किस में कन्वर्ट होती है, वो सॉरी जो आर्टरीज होती हैं वो धीरे धीरे आर्टेरियल एंड देन टू कैपिलरी में कन्वर्ट हुई। अब यहाँ जो ये टिश्यू सेल्स होती है, इन टिश्यू सेल्स के बीच में भरा होता है ये क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा है। कोई भी मटेरियल जो कैपिलरी लेवल पर प्रेजेंट है लाइक ऑक्सीजन है, वो डायरेक्टली सेल में नहीं जाता है। तो होता क्या है कि जो ब्लड में प्रेजेंट यूजफुल मटेरियल है जो टिश्यू के सेल्स को चाहिए, वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं, एंड देन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो सेल में जाते हैं। दैट मीन ये जो मैंने ड्रॉ किया एरो वो गलत है। क्या होगा कि जो ब्लड का न्यूट्रिएंट होगा वो सबसे पहले कहां पर पहुंचा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुंचा, और फिर वहां से ये सेल में जाना शुरू होता है। सिमिलरली अगर कोई वेस्टेज है जो सेल में बना हुआ है, और वो सेल में बनने के बाद भी डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएगा, वो पहले कहां रिलीज होगा, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज होगा, लाइक हार्मोन्स की अगर हम बात करें, एंड देन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो कहां एंटर करेगा, ब्लड में एंटर करेगा। अब हुआ क्या कि जिस समय
ब्लड आता है, उस ब्लड में जो प्रेशर कंपेरेटिवली ज्यादा है, अब वो कैपिलरी सिस्टम में है तो यहाँ पर कैपिलरी सिस्टम क्या है, सेल्स के आसपास होती है, तो वहां पर भरा हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो उसका भी अपना कुछ प्रेशर होता है, तो है क्या कि ब्लड का कुछ फ्रैक्शन वो फिल्टर होकर के इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भर जाता है। दैट मीन इट बिकम द इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ब्लड फिल्टर में बेसिकली क्या है, प्लाज्मा फिल्टर होता है। रीजन इज दैट कि अगर हम ब्लड का कंपोजिशन की बात करें तो वहां पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं। रिमेंबर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि सेल्स का जो साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है तो वो इजिली कैपिलरी वॉल को पास नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो प्लाज्मा में सोल्यूबल फ्रैक्शन है, न्यूट्रिएंट हो गए, विटामिन हो गए, वो कुछ कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, वो इजिली क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाते हैं एंड देन आफ्टर ब्लड चला गया वापस। अब मान लीजिए कि यहां पर ये 10 ml ब्लड आया है, ठीक है। अब ये 10 ml ब्लड में मान लो कि 2 ml ब्लड का जो प्लाज्मा का फ्रैक्शन था वो कहां फिल्टर हो गया, वो यहां फिल्टर हो गया, 2 ml प्लाज्मा यहां फिल्टर हो गया। तो जो नेट अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग बैक टू द हार्ट होगा वो कितना होगा, दैट विल बी ओनली 8 ml। अब वो हो जाएगा साहब कितना, 8 ml, 8 ml होगा। तो सीधा सी बात है कि 2 ml जो प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट था, वो 12 प्लाज्मा था, वो यहाँ फिल्टर हो गया। और अगर कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहे तो ब्लड वॉल्यूम तो बॉडी में घट जाएगा। ये ब्लड वॉल्यूम घटने न पाए, इसलिए एक दूसरा सिस्टम डेवलप हुआ जो आसानी से जितना प्लाज्मा फ्रैक्शन यहाँ फिल्टर होता है उतना ही प्लाज्मा फ्रैक्शन वापस लेकर के ब्लड में ऐड ऑन कर देता है। और वो जो सिस्टम डेवलप हो उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। So lymphatic system is the system that collect the interstitial fluid from the tissues and drain back into blood। हुआ क्या कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ही कुछ फ्रैक्शन फिल्टर होकर के इंटर होना शुरू होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ के वेसल्स में इंटर होता है, और इन वेसल्स को बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। नाउ द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फ कैपिलरीज, यहां पर ये जो फ्लूइड है इसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। रिमेंबर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ में केवल डिफरेंस इतना है कि वो फ्लूइड जब तक वो सेल्स के बीच में भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा। लेकिन जब वो लिम्फ वेसल्स के अंदर आता है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाता है, नाउ इट इज कॉल्ड एज लिम्फ। अब ये जो लिम्फ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट, ऑल बॉडी पार्ट में लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये सभी की सभी जो कैपिलरीज होती हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली कलेक्ट होना शुरू होती हैं, और लेटर ऑन दे ऐड बैक द लिम्फ इन लेफ्ट जो, हाँ सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो लिम्फ होता है वो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाकर के ऐड ऑन कर दिया जाता है। चलिए यहाँ लिखते हैं क्या है कि द ब्लड प्रेशर passes the tissues water soluble substances squeeze out leaving larger proteins and RBCs behind। मीन जो लार्ज साइज की प्रोटीन्स होते हैं या आरबीसी होते हैं वो फिल्टर नहीं होंगे, लेकिन प्लाज्मा जो सोल्यूशन फ्रैक्शंस होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। दैट इज वाई प्लाज्मा का सोल्यूबल फ्रैक्शन फिल्टर हुआ है, प्लाज्मा फिल्टर हुआ है, तो लिम्फ का जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो प्लाज्मा के कंपोजिशन से सेम होता है, बिल्कुल दोनों का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। The interstitial fluid facilitates cellular nutrient gaseous exchange. The lymphatic system is the critical recovery network that collect the excess। वही पता है ना, रिकवरी नेटवर्क क्या है, क्योंकि जो प्लाज्मा में सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्लड न्यूट्रिएंट होते हैं, गैसेज होती हैं, वो सब कहीं पर फिल्टर होकर कहाँ पहुंच गए, टिश्यू फ्लूइड में पहुंच गए। अब टिश्यू फ्लूइड में पहुंच गए और वो बाई लगातार अगर यही चलता रहेगा तो ब्लड वॉल्यूम घटेगा। तो इसलिए जितना फ्लूइड यहाँ पर फिल्टर होकर के आया है उतना ही वो रिवर्ट बैक करने के लिए तो रिकवरी सिस्टम यहां तैयार किया गया है कि जितना फ्लूइड फिल्टर हुआ है दैट मीन प्लाज्मा बिकम द पार्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इक्वल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड ड्रेन बैक ओके टू द सबक्लेवियन वेन बाय द lymph vessels। What is lymph? If colorless tissue fluid, मैथमेटिकली अगर देखें तो lymph इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी प्लेटलेट्स और दी प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी है। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती है, कुछ स्मॉलर जो ब्लड प्रोटीन्स हैं यहाँ मिलेंगी, बट आरबीसी और जो प्लेटलेट है वो पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव एब्सेंट मिलेंगी। प्लाज्मा
इसी तरह से अगर इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो लिम्फ का जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोजिशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो लगभग प्लाज्मा के जैसा ही होता है। रिटर्न्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, वापस भेजेगा, कौन सी ब्लड भेजेगा? लेप्टो सबक्लेवियन वेन में भेजता है। सर्व एज द ब्लड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, हाँ ये कैसे है? एक्चुअली क्या है कि इस लिम्फेटिक सिस्टम में केवल लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ही नहीं है, बहुत सारे लिम्फाइट ऑर्गन्स होते हैं। अब वो जो लिम्फाइट ऑर्गन, जैसे कि बात करूं मैं किसकी, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, और डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड लिम्फ नोड्स होते हैं। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, दीज